आज के मुख्य समाचार। 7 मई तक बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट। 36 दिनों से संघर्षरत दृष्टिहीन संघ। धर्मशाला आईपीएल मैच में रचने जा रहा नया इतिहास। मैचों के दौरान दिल्ली धर्मशाला रूट पर होगी विशेष हवाई उड़ानें। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा का कांग्रेस पर हमला। हिमाचल में व्यावसायिक वाहनों पर डस्टबिन अनिवार्य। सीमा पर तनाव और पहलगाम हमले का असर हिमाचल में। नरेश चौहान ने दी चौथीगत जनगणना पर देरी की जानकारी। नौनी माता मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच वीरवार को हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि के साथ कई इलाकों में तूफान चला। रोहतांग समेत लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ है। राजधानी शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और कुल्लू समेत कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। वहीं ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी देखी गई है। ओलों से सेब, फ्लावरिंग, गुठलीदार फलों, मटर समेत अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। कटाई के बीच बारिश से गेहूं को भी क्षति हुई है। शिमला समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में वीरवार को दिन भर बादल छाए रहे। शाम 4 बजे के बाद शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। धर्मशाला सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश के साथ तूफान भी चला। इसके साथ ही सेब की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में मौसम बदलने से गिरावट भी दर्ज हुई है। हरी सब्जियों व अगेती मक्की के लिए बारिश को लाभदायक माना जा रहा है। आलू के लिए नुकसानदायक मानी जा रही है बारिश। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 7 मई तक बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया गया है। चोटियों पर हिमपात की संभावना है। कई भागों में तूफान चलने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 2 से 4 मई के दौरान कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। 5 व 6 मई को मध्य, निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। 7 को भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बताई गई है। अगले 4-5 दिनों में कई हिस्सों में न्यूनतम पारे में 2-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार है। वहीं अधिकतम पारा भी गिरेगा। पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पर जारी तनाव का असर अब हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर भी नजर आ रहा है। समर टूरिस्ट सीजन शुरू होने के बावजूद राज्य के पर्यटन स्थलों शिमला, कुफरी, नारकंडा, धर्मशाला, कसौली और चायल में सैलानियों की संख्या उम्मीद से काफी कम है। लगातार दूसरे वीकेंड पर बुकिंग में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे होटल व्यवसायी और ट्रैवल एजेंट चिंतित है। इस साल भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए दक्षिण भारत, खासकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं। लेकिन इस बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद दक्षिण भारत के पर्यटकों द्वारा बड़ी संख्या में बुकिंग रद्द की जा चुकी है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के महासचिव मन्नू सूद का कहना है कि आतंकी घटनाओं और सीमा पर तनाव के कारण ग्रुप बुकिंग्स पर खासा असर पड़ा है। कुल्लू की जीबी और कसौल वैली जैसी शांत और लोकप्रिय जगह पर भी सैलानियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। जीबी वैली टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन चौहान ने बताया कि न केवल आतंकी हमले बल्कि ओट और जीबी के बीच खराब सड़कें भी टूरिज्म को नुकसान पहुंचा रही है। परिणाम स्वरूप होटलों और होमस्टे में ऑक्यूपेंसी घटकर 50% तक ही रह चुकी है। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि दक्षिण भारत के कई पर्यटन हिमाचल और कश्मीर को एक जैसा समझते हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 15 मई के बाद के लिए कुछ इंक्वायरीज जरूर आ रही है, लेकिन बुकिंग अब तक कंफर्म नहीं हुई है। पर्यटन उद्योग को उम्मीद है कि यदि हालात सामान्य रहे तो मई के मध्य से सीजन रफ्तार पकड़ सकता है और जून में हिमाचल की वादियां एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो सकती है। शिमला की सड़कों पर पिछले 36 दिनों से दृष्टिहीन संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार की बेरुखी और मांगों की अनदेखी के खिलाफ दृष्टिहीन और दिव्यांग जन कठिन परिस्थितियों में डटे हुए हैं। भारी बारिश और कड़ाके की ठंड
और खुले आसमान के नीचे रातें बिताते हुए इन संघर्षशील सदस्यों ने अब सरकार को सीधी चुनौती दी है। धरने पर बैठे दृष्टिहीन सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे पीछे नहीं हटेंगे। उनका यह आंदोलन न केवल उनके अधिकारों की लड़ाई है बल्कि पूरे देश में दिव्यांग जनों के लिए एक मजबूत संदेश भी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम देख नहीं सकते पर अन्याय को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि सभी को मालूम है, हम 564 दिनों से अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के पास अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं और हमें खुले आसमान के नीचे आज 36 से 37 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार कोई भी जवाबी कार्रवाई हमारे लिए नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने पिछले ही हफ्ते हमें कहा था कि आपको जो आपकी 15 तारीख को मीटिंग रखी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको एक लेटर दिया जाएगा और आपने ये आंदोलन एक कदम पीछे रख के अपना काली बारी को ले जाना है, लेकिन हमें कोई भी लेटर सरकार द्वारा इशू नहीं कराया गया, जिस कारण कि हमें यहीं रहना पड़ रहा है। जैसे सभी जानते हैं, कल शाम से कंटिन्यू मौसम भी लगा है। हमारे सारे साथी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, किसी को जुकाम लगा है, किसी को बुखार, किसी की छाती जाम है। इस तरह की कई तरह की दिक्कतें हमारे लिए आ रही है, लेकिन सरकार पूरे AC रूम में अंदर बैठे हैं, ब्लोर लगा के अंदर बैठे हैं। हमारे बारे में कोई चिंता सरकार को अभी तक थोड़ी भी नहीं है। जी, सरकार ने हमें द्रौपदी मुर्मू जी हिमाचल के दौरा था महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, लेकिन वो किसी कारण कैंसिल हो गया और हमें उसी के तौर पे हमें पार्किंग वहाँ से रोड से उठाया गया था। सरकार द्वारा किसी न किसी दबाव डाला गया हमें और हम पार्किंग में हमें ठहराया गया। फिर उसके बाद सरकार ने खुद ही कहा था आपको लेटर 1-2 दिन में दिया जाएगा, लेकिन लेटर भी उन्होंने हमें नहीं दिया और उन्होंने हमें दबाव डाल के यहाँ पे जैसे पशु को एक जगह इकट्ठे करके डाला जाता है, उसी तरह उन्होंने पशु की तरह दृष्टिहीन साथी को छोड़ा है। और मैं सरकार के लिए आपकी मीडियम चैनल माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर 15 तारीख को भी हमारे फेवर में मीटिंग नहीं आती है, चलो 15 तारीख तक हम 15 तारीख को मीटिंग नहीं देती है, तो इस बारी में सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से चेतावनी देता हूँ कि जैसा हमने आज तक का आंदोलन किया है, उग्र आंदोलन किया है, उससे भी उग्र आंदोलन हमारा होगा। और जो ये आंदोलन इस बारी का होगा, ये 24 घंटे रोड जाम करेंगे, हम 3 दिन तक रोड जाम करेंगे और चौथे दिन फिर भी हमारा सुनवाई नहीं होती है तो हम सबसे पहले ओकोबर का घेराव करेंगे 3 से 4 दिन। उसके बाद जितने भी मंत्री है सबकी कोठियों का घेराव करेंगे कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता है, हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, हम इस लड़ाई को यूं ही लड़ते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। अब से राज्य में चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। राज्य के प्रवेश बिंदुओं और शहरों के एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हिमाचल के हर बस अड्डे और टैक्सी स्टैंड पर 2 कूड़ेदान रखना अनिवार्य भी कर दिया गया है, एक गीले कूड़े और दूसरा सूखे कूड़े के लिए। हालांकि निजी वाहन मालिकों के लिए डस्टबिन रखना जरूरी नहीं है, लेकिन सड़क पर कूड़ा फेंकने पर उन्हें भी जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन निगम के चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्टॉपेज पर बस रोककर डस्टबिन खाली करवाएं। वहीं आज से शिमला की बसों में देखा गया कि लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शिमला की बसों में डस्टबिन का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। सरकार का यह कदम स्वच्छ और सुंदर हिमाचल की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। IPL के रोमांचक मुकाबलों को देखते हुए 4 से 11 मई तक धर्मशाला आने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए हवाई सफर को सुगम बनाने की तैयारी जोरों पर है। दिल्ली धर्मशाला हवाई मार्ग पर विशेष उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिससे हजारों दर्शकों को राहत मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार विमानन कंपनियों से अतिरिक्त उड़ानों को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी अतिरिक्त उड़ानें उपलब्ध करवाई जाएगी और कौन-कौन सी एयरलाइंस इसमें भाग लेगी। धर्मशाला के गग्गल एयरपोर्ट पर वर्तमान में रोजाना 7 उड़ानों का संचालन होता है, जिसमें स्पाइस जेट की 4, एयरलाइंस एयर की 1
और इंडिगो की 2 उड़ानें शामिल है। इन विमानों में यात्री क्षमता औसतन 70 से 80 तक ही सीमित रहती है। ऐसे में हजारों दर्शकों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त उड़ानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। धर्मशाला में 4 मई को पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जॉयंट्स, 8 मई को दिल्ली कैपिटल और 11 मई को पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के मुकाबले खेले जाएंगे। करीब 25,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम इन दिनों प्रदेश ही नहीं देश दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों से गुलजार रहेगा। विशेष उड़ानों के साथ साथ टिकट की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया है। बुकिंग साइट्स के अनुसार मैचों के दौरान दिल्ली से धर्मशाला का एक तरफा किराया 21 से 24,000 रुपए तक पहुंच चुका है और आम दिनों की तुलना में काफी अधिक है। हालांकि पहले से निर्धारित उड़ानें अपने तय समय पर संचालित होगी और विशेष उड़ानों की सुविधा अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे दर्शकों को यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शिमला सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। चौहान ने बताया कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में देरी प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से हुई है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इसे पूरा करने की दिशा में कदम भी उठाए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह कायराना हरकत देश की शांति और एकता पर हमला है, जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। स्वाभाविक था, बेगुनाह लोगों को मारा गया, पूरे देश के अंदर उसको लेके गुस्सा भी है और स्वाभाविक है जिस प्रकार से टेररिस्ट ने एक बहुत घिनौनी हरकत की, उसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा साफ है कि देश और देश की सरकार जो भी एक्शन लेना चाहेगी, हम पूरी तरह से अपने देश के साथ इस मुहिम में खड़े हैं। विपक्ष ने और खास तौर पे माननीय राहुल गांधी जी ने आरक्षण को लेके जो जाति हमारा जो सेंसस को लेके उसको लेके एक बड़ी लंबी लड़ाई काफ़ी वर्षों से, आप समझें 11 सालों से इस पे जो है लगातार बात हो रही थी। पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनकी एक सोच थी कि भाई देश के अंदर जो जनगणना है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिसमें हर जाति के लोगों का हमारे पास अपना एक रिकॉर्ड होना चाहिए देश के अंदर कि हमारे देश के अंदर किस किस वर्ग के लोग रहते हैं और उनका एक डाटा जो है पूरे देश के सामने होना चाहिए। लेकिन ये 11 साल से इस लड़ाई को अब जाके जो है नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है। अब आप ये समझें कि वो इस जनगणना के लिए तैयार हो गए। अब सवाल था कि इतने साल क्यों बर्बाद हुए। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन इनके रवैये की वजह से वो लगातार उसको इतने सालों तक डिले किया गया। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, इसके लिए वो तैयार हो गए। अब उसके पीछे भी और सवाल है कांग्रेस पार्टी के भी और विपक्ष के सभी लोगों के भी कि आप इसको किस तरह से करोगे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है केवल मात्र एक्सेप्ट करके सुर्खियां बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, जमीनी स्तर पे इस जनगणना को कैसे उतरेगी और आपका क्या इसके लिए रोड मैप है, आपका समय सीमा क्या रहेगी। देश ये जानना चाहता है कि जो जनगणना होगी उसके लिए बजट का प्रावधान क्या किया जाएगा, कितना बजट इसमें लगेगा, कितना खर्चा इसमें होगा और इसकी तय सीमा क्या रहेगी, ये जनगणना कब तक पूरी होगी देश की। ये बात हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इसका जिक्र किया है और ये देश की जनता भी जानना चाहती है, उनका भी ये कंसर्न है। क्योंकि विशेष तौर पे अगर ये जनगणना 2021 में होनी थी, आज 2025 हो गए, तो ये ऑलरेडी 4-5 साल पीछे चलेगी और वो डिले उसके बाद केवल आपने दबाव में आके इस बात को स्वीकार किया या आपकी मंशा बड़ी साफ है, ये हमारे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश की सरकार से। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हमारी आज़ादी के बाद से उनको जो उनका हक मिलना चाहिए, जो वर्ग पीछे छूट गए हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम योजनाएं आगे बना पाएंगे,
उनको समाज के साथ दूसरे वर्गों के साथ जोड़ने के लिए हमारी नीतियां क्या बनेगी, उसके लिए बहुत आवश्यक था कि हमारा समाज जो है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे समाज में ये सारी चीजें हैं। और अगर जनगणना की बात है तो जनगणना करने में क्या दिक्कत थी? एक आंकड़ा बनना था, एक डाटा बनना था कि हमारे देश के अंदर 140 लाख लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, उनमें किस किस वर्ग के कैसे कैसे लोगों का पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया जाए। यही चाह रहे थे। जो हमारे समाज के जो भाई है, साथी है, जो काफी पिछड़ गए हैं, हो सकता है उनको किस प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनको दूसरे वर्गों के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम तभी नीतियां बना पाएंगे जब हमारे पास उनका आंकड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कर्मचारियों और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा और कहा कि प्रदेश का हर वर्ग जिसने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए मेहनत की, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य के किसान, कर्मचारी, युवा, व्यापारी और बेरोजगार सभी कांग्रेस सरकार से नाराज है और खुलेआम अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जाहिर कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रदेश के हित में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नैतिक आधार पर त्याग पत्र देने की मांग की है। परंतु प्रदेश की जनता के हित में चलाई जा रही हिम केयर योजना के लिए बजट नहीं, सहारा योजना के लिए बजट नहीं। इस सरकार के पास कर्मचारियों को समय पर पेंशन, तनख्वाह, वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के लिए तो पैसे हैं, परंतु अपनी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं। वो चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय के जीर्णोद्धार की बात हो, वो चाहे मंत्रियों के कार्यालयों के पुनर्निर्माण की बात हो, उन पर तो करोड़ों खर्च हो रहे हैं, परंतु विकास कार्यों पर कोई खर्च करने के लिए सरकार के पास बजट नहीं। ये जो आरोप हम लगा रहे थे, ये आरोप कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने, विशेषकर पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा के सामने लगाए। और उससे भी बड़ी बात है कि किसी नेता ने, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्षा ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सरकार का कहीं कोई बचाव नहीं किया। कार्यकर्ताओं ने तो 2 मंत्रियों के त्याग पत्र, इस्तीफे तक मांग लिए, प्रदेशाध्यक्ष को अपना पद छोड़ने की नसीहत दे डाली, परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस नेताओं की चुप्पी इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है और कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में गुटबाजी सिर चढ़कर बोल रही है। हालात यहां तक है कि प्रदेशाध्यक्षा स्पष्टीकरण देने की बजाय कह रही है कि मैं भी जो चाहती हूं वो नहीं होता। ना मुख्यमंत्री मेरी सुनते हैं, ना हाई कमांड में राष्ट्रीय महामंत्री मेरी सुनते हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी सुनते हैं, ना राहुल जी ने मेरी बात सुनी। यहां तक कि नई प्रभारी को भी बातें बता दी, परंतु अभी तक समाधान नहीं निकला। इतनी लाचारी प्रदेश अध्यक्षा की देखकर हैरानी होती है। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, जब आप इतनी लाचार हैं तो आप इस पद से चिपकी क्यों हैं? आप क्यों इस पद की गरिमा को गिराने में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं? हालात जो हैं अब ऐसे हैं कि उनको इस पद से बने रहने का कोई औचित्य नहीं।
आईपीएल 2025 के इस सीजन में एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में एक नया इतिहास रचने की कगार पर है। इस खूबसूरत पहाड़ी मैदान में अब तक खेले गए 13 आईपीएल मुकाबलों में कुल 4,412 रन बन चुके हैं और अब स्टेडियम में 5,000 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े से केवल 588 रन दूर है। इस सीजन में यहाँ 3 आईपीएल मुकाबले खेले जाने हैं, जिसे तय माना जा रहा है कि यह आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। 2024 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा पंजाब के खिलाफ बनाए गए 241 रन अब तक धर्मशाला की पेज पर पहला पारी का सर्वाधिक स्कोर है, जबकि दूसरी पारी में अधिकतम स्कोर 198 रन दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम स्कोर 116 रन का भी यही बना है। पिछले 13 मैचों में पहली पारी में 2,390 और दूसरी पारी में 2,023 रन बने हैं। कुल 3,033 गेंदें फेंकी जा चुकी है, जिसमें पहली पारी में 1,560 और दूसरी में 1,473 गेंदें शामिल है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पहली पारी में न केवल अधिक रन बने हैं, बल्कि अधिक गेंदों का भी उपयोग हुआ है। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने उम्मीद जताई है कि 8 मई को होने वाले मैच तक यह आंकड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला स्टेडियम में किसी अन्य प्रारूप में अब तक 5,000 रन नहीं बने हैं, इसीलिए यह उपलब्धि आईपीएल के माध्यम से हासिल होना गर्व की बात होगी। अब सभी की नजरें आगामी मैचों पर टिकी है, जब धर्मशाला स्टेडियम T20 लीग के इतिहास में अपने 5,000वें रन का गवाह बनेगा। चौहार घाटी के समालिंग स्थित वर्षा की देवी माता नौनी भगवती मंदिर में 7 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ एवं नवनिर्मित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के समापन उपरांत शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और मंडियाली धाम का आनंद लिया। 1 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। मंदिर के गर्भगृह में 60 लाख रुपए की लागत से चांदी से निर्मित भव्य मूर्ति को विधिवत स्थापित किया गया। माता के गुरु प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि उपरोक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त मंडी कुल्लू और जोगिंदर नगर क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने भी मंदिर निर्माण एवं 7 दिवसीय धार्मिक महासमागम में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, जो क्षेत्र एकता और श्रद्धा का प्रतीक है। क्षेत्र की सभी पंचायतों ने जनप्रतिनिधि भी इस भव्य धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। मैं प्रधान माता नौनी मंदिर नीति समालन कृष्ण ठाकुर जी, मैं माता रानी के चरणों में पहले प्रणाम करता हूँ। जो हमारा यह मंदिर जो है कई वर्षों से पुराना था, तो अखाड़ का नया बनाने की शुरुआत जो है हमारे जैन सिंह गोलबा गाँव स्वांग वासियों ने शुरुआत की। उसमें हमारी पंचायत के प्रधानों ने भी सहयोग दिया। अब जो है नवनिर्मित जो प्रधान है उनका भी सहयोग रहा और इलाका वासियों का सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। और इसमें हमारे साथ आए मानूराम जी जो है से है, उनका भी बड़ा योगदान रहा। बाकी सभी प्रधानों का और सभी लोगों का जो है बहुत सहयोग रहा, जिससे कि आज यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है। इसके लिए जहाँ से भी जो लोग आए सबका मैं अपने इतिहास समिति का के नाते उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारा मंदिर था कई वर्षों से बना हुआ, 100 साल पहले पुराना हो गया था। जब हमने मंदिर बनाने की शुरुआत की तो 5 प्रधान का सहयोग दिया मिला जी आज तक। पर लोगों ने जब बाहर से जो है बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। आज हमारे भाई प्रधान रोशन लाल जी बैठे, उन लोगों का सहयोग मिला, उन्होंने भी बहुत कमेटी के तौर पर सहयोग दिया। जो भाई मनोराम जो है सबसे 1 नंबर पे है, बहुत ज़्यादा सहयोग लोगों ने दिया और मंदिर जो है अपना लोगों के सहयोग से